हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सर्वोदय शिक्षा चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि डाटा हैंडलिंग। और ये मैथ्स का एक टॉपिक है। इससे पहले 2 टॉपिक्स हम और कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और हो सकता है आपने YouTube वीडियो के बीच में देखा होगा डेटा हैंडलिंग और डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड आजकल काफ़ी ऐड भी आपको मिल रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा होगा इससे आप कितने पैसे कमा सकते हो। शुरुआत होती है उसकी यहाँ से। हाँ, तो पहले सीखना ज़रूरी है तभी पैसे कमा पाओगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना है, जिसको याद रख के जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसमें सबसे पहले है रेंज। तो रेंज क्या होती है वो समझते हैं। रेंज से मेरे को सुनने से ऐसा लग रहा है एक तरफ से शुरू करिए और एक तरफ से खत्म, ये रेंज। बिल्कुल, हाँ, है ना, शायद यही होगा। तो रेंज है, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। हिंदी में लिखा हुआ है परिसर। इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं परास। सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को परिसर कहते हैं। ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि क्लास में पूछा जाता है बच्चों अपनी अपनी एज बताइए। तो एक बच्चा बताता है कि मैं 6 साल का हूँ, एक बच्चा बताता है मैं 7 साल का हूँ, एक बताता है मैं 8 साल का हूँ, फिर कोई 6 का बताता है, फिर कोई 7 का बताता है, और ऐसे करते करते बच्चा 10 साल का भी कोई ना कोई क्लास में है। अब ये पूछा जाता है कि बच्चों की एज की रेंज क्या है। तो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ तक के बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं। हाँ, क्लास में। तो परिभाषा के हिसाब से हमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। तो इसकी रेंज हो जाएगी 6 से लेकर 10, यानी 6 to 10। तो जैसे कि सर ने लिखा 6 से 10, मतलब 6 सबसे कम एज वाला बच्चा है क्लास में और 10 सबसे ज़्यादा। तो डिफरेंस होता है एज। तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा नंबर में से छोटा हम माइनस करेंगे। 10 में से 6 गए 4, यानी कि 4 रेंज है इसकी। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बच्चों की आयु की रेंज कितनी है। तो रेंज है 4 कि 4 साल के अंतर के बच्चे हमारे यहाँ पर हैं। हाँ, सभी बच्चे जो हैं उसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा आयु वाला जो बच्चा है 4 साल का वहाँ पर डिफरेंस है। हाँ। तो इसे हम बोलते हैं रेंज। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है मीन, यानी कि माध्य। तो माध्य क्या होता है वो समझते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन जैसे कि अभी सर ने काफ़ी सारी लिख दी थी, आयु लिख दी थी, एज लिख दी थी। सम यानी कि उसका जोड़, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि वो कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 कितने हैं वो, उसका। हिंदी में एक बार इसको बता देते हैं फिर इसको समझते हैं आगे। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या है, जैसे कि मान लिया अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, हाँ, बच्चों की संख्या हमने देख ली एक बार। तो मान लिया बच्चों की संख्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बच्चों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लिया हमारे पास जो बच्चे हैं वो 6 बच्चे हैं, ठीक है। अब 6 बच्चों की एज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वर्ड मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन। 6 बच्चों की एज को मैं प्रेक्षण कर रहा हूँ, तो हिंदी में इसका नाम हो गया प्रेक्षण। अब मैं पहला बच्चा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 बच्चे हैं। एक की एज मैंने पूछा, उसने बताया 6 साल, दूसरे वाले ने बताया 7 साल, तीसरे ने बताया 8 साल, चौथे वाले ने बताया फिर से 6 साल, 5वें वाले ने बताया फिर से 7 साल और 6ठे वाले ने बताया 10 साल। तो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हो गई ये वाला पार्ट जो नीचे लिखा हुआ है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम का मतलब है इन सब का टोटल जोड़। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जोड़ देंगे, प्लस का साइन लगा के जब इन्हें जोड़ देंगे तो उसको ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, 34 और 10 44। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 44। और कितनी थी टोटल ऑब्जर्वेशन, 6।
तो 44/6 इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा मीन। एक बार डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 44/6 इसको जब काटेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 22, और 22 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। एक बात मैं बता दूं, देखिए काटने का तरीका, सीधे 6 का पहाड़ा भी हम पढ़ सकते थे। हाँ, पर सीधे 6 का जो टेबल है हो सकता है वो कठिन लगता हो किसी को, तो हमने क्या किया, इसको पहले 2 की टेबल पढ़ के इसको थोड़ा हल्का कर लिया। अब ये 3 और 22 बन गए, तो अब 3 की टेबल जो कि हमें आसान लगती है। हाँ, तो 3 7 होता है 21 पॉइंट लग जाएगा, और 10 बचेगा, 3 3 होता है 9, तो उसके बाद 3 3 3 ये आता जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, ये डेसिमल के बाद जो पॉइंट है वो रिपीटिंग है, इसलिए ये जो नंबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये निकला 7.33, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, अगर इन सब बच्चों की एज मैं पूछूं कि बताओ एवरेज एज क्या है, हाँ, एवरेज किसकी एज क्या है, इसका मतलब ये हुआ जो पहला बच्चा है इसकी एज भी 7.33, जो दूसरा बच्चा है इसकी एज भी 7.33, तीसरा बच्चा है इसकी एज भी 7.33, जो चौथा बच्चा है उसकी भी एज 7.33, सभी बच्चों की एज 7.33 हो जाएगी। तो मीन का मतलब ही ये है, जो सब अलग अलग वैल्यूज़ बता रहे हैं और कोई कॉमन ऐसी पूछे कि भाई आम का भाव क्या है, तो आम का भाव तो हर दुकानदार अलग अलग बता रहा है, एवरेज, फिर हम एवरेज निकालेंगे ना, वही कहलाता है मीन। इससे मुझे एक एग्जांपल और याद आया, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो लोग पूछते हैं ना गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। हाँ, एवरेज कितना दे रही है, यानी कि जैसे पेट्रोल फिल कराया 3 लीटर। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, कार की स्पीड या बाइक की जो स्पीड होती है उसमें हम पूछते हैं अक्सर आमतौर पर, हाँ, कि क्या एवरेज दे रही है। तो एवरेज का मतलब है 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया, 10 लीटर पेट्रोल में ये तो कोई ज़रूरी नहीं ना कि रेड लाइट पड़ गई तो हम बाइक स्टार्ट करके खड़े हैं, कहीं तेज़ चला रहे हैं, कहीं स्लो चला रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, पहले लीटर में मान लिया 6 किलोमीटर चली, दूसरे लीटर में 7 किलोमीटर चली, तीसरे लीटर में 8 किलोमीटर चली, तो हर लीटर में कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन अब इनका माइलेज पता लगाना है, यानी एवरेज पता लगाना है, तब सबको जोड़ेंगे, ऐसे ही डिवाइड करेंगे और फिर हम बताएंगे कि 1 लीटर में जी 11 किलोमीटर मेरी बाइक चलती है अप्रॉक्स। तो वो जो 11 है ना, असल में क्या हर लीटर में 11 है, फिर कहीं कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो इसको कहते हैं ओवरऑल कोई चीज़ बतानी हो उसके लिए हम मीन लेके बात करते हैं। इसका एक वर्ड जो हमने बार बार यूज़ किया है वो है एवरेज, हम बोलते हैं औसत, हिंदी में जैसे कहते हैं, तो ये वही चीज़ रिप्रेजेंट होती है। तो अगला टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, डाटा हैंडलिंग से ही, मीडियन। तो मीडियन क्या है? मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द डाटा विच डिवाइड्स द डाटा इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 भाग में डाटा को डिवाइड, डाटा यानी कि वो ऑब्जर्वेशन, आंकड़े जो है, दैट इज विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा व्हेन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले मैं इसकी हिंदी पढ़ता हूँ, फिर इसकी हम समझने की बात करते हैं। माध्यक, मीडियन का हिंदी में नाम है माध्यक। माध्यक से पता लग रहा है मध्य, यानी सेंटर्स के से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। माध्यक उस मान को बताता है जो आंकड़ों को 2 भागों में बांटता है, 2 समान भागों में बांटता है। यानी आपके पास, जैसे अभी हम उम्र की बात कर रहे थे, तो 6 बच्चों की उम्र हमने नहीं किया, 20 बच्चों की सारी की उम्र आ गई। अब हम देखेंगे सेंटर वाला डेटा कौन सा है, बीच का। हाँ, सेंटर वाला उस अकॉर्डिंग नहीं लेना कि आगे पीछे, उसको या तो इंक्रीजिंग में कर देना है अरेंज, या डिक्रीजिंग में कर देना है। यानी वह मान जो आंकड़ों के बीच में स्थित होता है। बीच में बोला और आगे लिखा है आंकड़ों को आरोही या अवरोही। मैडम ने बताया ना अभी, सबको बढ़ते क्रम में, पहले 6 7 8 9 ऐसे सबको अरेंज करके फिर उसका सेंटर देखेंगे, और वो जो सेंटर आएगा वही होता है मीडियन या माध्यक। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो सर ने ही अभी दिया था, एज ग्रुप वाला। 6 7 8 6 7, उसके बाद 9 ले लिया, 10 ले लिया। ये एज ग्रुप हमने ले लिए थे बच्चों के। अब इसको हमें सबसे पहले किस में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा हम 6, दोबारा से 6 का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। अगला जो एज आएगी वो पहले से ज़्यादा। तो लेकिन एक एज ग्रुप सेम है, तो 6 और 6 2 बार, 7 और 7 दोबारा से सेम है,
फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 है, फिर 9 9 आ है जाएगा और 10। तो मीडियन क्या होता है? बीच की संख्या, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे हुए बीच की संख्या। देखो इधर से 1 2 3 संख्या छोड़ी, इधर से 1 2 3 संख्या अब छोड़ी। ये टोटल 7 है। 7 का मतलब है 3 यहाँ से छोड़ दी और 3 यहाँ से छोड़ दी। तो ये वाली जो संख्या है ये बीच की संख्या हो गई। हाँ, दो समान भागों में इसने डाटा को डिवाइड कर दिया। देखो दो समान में कैसे कर दिया? इधर भी 3 और इधर भी 3। तो इसका जो मीडियन है तो वो क्या निकल के आ गया? 7। अच्छा एक बात बताइए इसमें, ये तो चलो 7 संख्याएं थी, तो 3 और 3 इधर छोड़ दी, बीच में बच गई। अगर ये संख्या में एक मान लिया 4 साल का बच्चा भी होता तो अब होती 8। तो 4 यहाँ से छोड़ते, 4 यहाँ से छोड़ते, तो बीच में तो कुछ बचता ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला है जो लगाते हैं। सबसे पहले उसी वाले को बताते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, जो अभी हमने डायरेक्टली निकाल लिया। उसका भी एक 7 के लिए क्या? 7 के लिए, जब 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो देखो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1। ये वाली टर्म हमें लेनी होती है। तो n क्या है? n बता देते हैं बच्चों को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है n। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7। हमने इसको भी फिलहाल छोड़ दिया। 7 के लिए बात कर रहे हैं। तो 7 + 1/2 ये टर्म निकल के आएगी आपकी, जैसे हमने डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया। 7 + 1 8 और 2 से काटेंगे 4। 4th टर्म, चौथा जो आंकड़ा होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 ये चौथा आंकड़ा यानी कि 7, ये हमारा मीडियन होगा। ध्यान देने की बात ये जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n+1/2 टर्म व्हेन n इज ऑड। ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम में आता है जो जितने डेटा हमारे पास हैं वो ऑड नंबर में हो। ऑड का मतलब है 1 3 5 7 9 ऐसे हो, और यहाँ पर डेटा कितने थे? 7। तो हमने ये फार्मूला लगाया और इस फार्मूले से हमें वो टर्म पता चल गई जहाँ से मीडियन आएगा। अब आते हैं सर के क्वेश्चन पे कि ऑड है तो आसानी से 3 इधर या 4 इधर 4 उधर करके बीच की संख्या हमें मिल जाएगी मीडियन के लिए। लेकिन जब हमारे पास इवन नंबर की टर्म्स हैं तो हम कैसे मीडियन निकालेंगे? आप एक काम करिए, सीधे काउंटिंग लिख लो। ठीक है, काउंटिंग का ही मीडियन निकाल के देखते हैं। ठीक है, काउंटिंग लिखते हैं, लेकिन थोड़ी आगे से शुरू करते हैं काउंटिंग को लिखना। जैसे हम लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 और 8 तक हमने गिनती लिख ली। देखो इवन नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है? जिसको n लिखते हैं हम, जिसको यहाँ पे n लिख रहे हैं, n लिखते हैं, वो है हमारे पास 6। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे, n/2। तो n है 6/2, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस n/2 यानी कि 6/2 प्लस 1 और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व करते हैं। ये आ गया 6/2 3 प्लस 6/2 that is 3 प्लस 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.5। 3.5 टर्म होती है ये। कभी बच्चे ये समझे 3.5 मीडियन आ जाएगा, मीडियन नहीं है 3.5, ये आंसर नहीं है। कभी आंसर लिख के आ जाओ, मीडियन लिखना सिखाया था, निकल के आ गया 3.5, ये गलत है। जब ये आ जाए तो यहाँ से काउंटिंग करनी है। हाँ। तीसरी टर्म कहाँ है, चौथी टर्म कहाँ है, 3.5 टर्म कौन सी है? इवन ऑड में भी आपको यही करना है, इवन में भी। तो टर्म निकालते हैं, चलो 1 2 3 4। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, 3.5 टर्म कैसे आएगी? बीच में 3 और 4 के बीच में 5 और 6 और ये चौथी टर्म, इसके बीच में कहीं 3.5 आएगी। तो 5 और 6 के बीच में मुझे लगता है 5.5 बीच में आती है इन दोनों के। इससे पहले हमने सीखा था मीन निकालना। तो जब अगर ऐसी टर्म आ जाए तो हम इसका मीन निकाल लेंगे, जिसे मीन से क्या होगा, एवरेज आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? 5 प्लस 6/2। उसमें याद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन है 5 और 6, तो इनका सम कर दिया ऊपर, और ऑब्जर्वेशन है 2 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो 5 और 6 11/2 और आंसर आ गया 5.5, जो कि वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इससे एक बात ये पता चलती है, अगर ऑड नंबर हैं
तब तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कहाँ पर मीडियन है, पर उसके लिए फिर आपको फिर से मीन निकाल के आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये था आपका ऑड और इवन नंबर का मीडियन निकालने का फॉर्मूला। इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो आधी चीज तो सेम है, जो उसमें निकालोगे वो इसमें भी, इसमें बस n/2 और है और अपॉन में 2 है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है क्लास इंटरवल या क्लास मार्क। इसका मतलब होता है कक्षा अंतराल। कक्षा अंतराल का मतलब होता है जो हमने जो रेंज डिसाइड कर रखी है लोअर से लेकर मैक्सिमम तक वाली, उसका जो इंटरवल है वो कितना है, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। हाँ, जैसे कि क्लास इंटरवल, एक डाटा ले लेते हैं इसमें भी। तो डाटा हमने लिख लिया 2, 5, 7, 8, 1, 3 और 6। ये हमने डाटा लिख लिया। ये डेटा किसका है? ये डेटा है क्लास में बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे हैं और हमने पूछा उससे अपने बैग में कितनी कितनी नोटबुक हैं, यानी कितनी कॉपी हैं वो बताओ। एक बच्चे ने बताया मेरे पास 2 कॉपी हैं, एक ने बताया 5 कॉपी हैं, एक ने बताया 7 कॉपी हैं, एक ने 8, 1, 3, 6, इस तरह से। तो ये हो गया नंबर ऑफ नोटबुक। आपको ये भी ये ध्यान रखना है कि जिसको हम डेटा बोल रहे हैं, बार बार ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, वो कोई ऐसी ही चीज़ होगी। हाँ। पिछले एग्जाम्पल में एज था, अब यहाँ पर नोटबुक कर दी। ये भी हो सकती है कि बच्चों की हाइट हो, एक बच्चा 2 फुट का, एक 6 फुट का, एक 5 फुट का, ये भी हो सकता है। तो ये है डेटा। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर अगर कोई ये कहता है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 1 से लेकर 3 तक कॉपियाँ हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 4 से लेकर 6 तक कॉपियाँ हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 7 से लेकर 10 तक कॉपियाँ हैं। तो मैंने अलग अलग ग्रुप बना दिए। कितने बच्चे हैं 3 तक कॉपी वाले, कितने बच्चे हैं 4 से 6 वाले, कितने 7 से 10 वाले। तो ये जो मैंने इंटरवल बनाए ये कहलाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। अब हमारा ये कि क्लास इंटरवल कैसे निकालें, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से बना लिए हैं। ये इंटरवल है, इस इंटरवल में ये है इसका लोअर लिमिट और ये है इसकी अपर लिमिट। अब कैसे पता चलेगा क्लास इंटरवल कितना है? तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को जोड़ा और डिवाइडेड बाई 2 किया। तो दैट इज इक्वल टू 4/2, दिस इज 2। तो इस क्लास का जो इंटरवल है वो 2 हुआ। देखने से ही पता लग रहा होगा, एक के बाद देखो 2 और ये 3 पर पहुंचने पर 2 बार स्टेप आए तो इसकी जो इंटरवल हो गया वो 2 हो गया। इसी तरह से 7 से 10 का देखते हैं। अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 7 अपॉन 2, दिस इज 17 अपॉन 2, यानी कि 8.5। तो इस वाले में जो क्लास इंटरवल होगा वो 8.5 होगा। तो ये इंटरवल बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे मर्जी हो हम इसको। और ख़ास बात ये ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा, पर किसी सवाल में इंटरवल दिए जाते हैं, वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगला टॉपिक है मोड, मीन मीडियन मोड। ये सुना भी होगा आपने, तो उसी का अगला टॉपिक है मोड। 7th क्लास के बच्चों ने तो शायद ना भी सुना हो। हाँ, हो सकता है। द मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा। हिंदी में लिखा है बहुलक। बहुल का मतलब है बार बार। तो कोई चीज़ जो बार बार आती है वो है बहुलक। दिए गए प्रेक्षण के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। यानी कि फिर से एग्जाम्पल लेते हैं एज वाला। हमने क्या कहा था, 7 बच्चे हैं, उनकी एज, एक ने बताया उसकी एज 5 साल है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन यानी जो आंकड़े हैं वो एज के हैं। दूसरे ने बताया 6 साल, तीसरे ने 7 साल, चौथे ने 6 साल, एक ने 8 साल, एक ने फिर से 6 साल, एक ने फिर से 7 साल बताया, उसके बाद एक 9 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा। ये हमारे पास आंकड़े आ गए। एक और लिखना पड़ेगा। क्यों? 7 भी 2 बार, 6 भी 2 बार, 6 3 बार। ठीक है। तो इसमें हमें देखना है बहुलक कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो बहुत बार आ रहा है। बहुत बार। तो यहाँ पर मोड वो है जो बार बार आता है। तो देखते हैं, एक है 5,
एक है 6, एक है 7, एक है 8, एक 9 और एक 10। तो इसमें कौन कितनी बार कौन आया? कितनी बार आया? तो 5 देखेंगे तो 5 यहाँ पे सिर्फ एक बार आया। एक बार आया। 6 1 2 3 3 बार 6 आया। 3 बार आया। 7 1 2 2 बार आया। 2 बार आया। 8 एक बार आया। 9 भी एक बार और 10 भी एक बार। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं? 3 और 3 6 और 3 9 बच्चों में से 6 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, उससे कम 7 साल के बच्चे हैं, और उसके बाद बाकी बच्चे तो सिर्फ एक ही हैं। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा बार आया है? वो है 6। यानी तो कि इस पूरे आंकड़े में जो बहुलक है यानी जो मोड है वो कौन सा होगा? 6। 3 मत लिख देना कि 3 लिख दो। जो 6 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 3 से तो ये पता चलता है सबसे ज्यादा बार आया। तो इसका मोड है 6। मोड का ये मतलब नहीं है आपको ये लिखना है कि वो संख्या कितनी बार आ रही है, नहीं, वो कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है वो लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच का संबंध। एक खास बात है, इस पे लिखा है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब पता है आपको? एम्पेरिकल का मतलब है ये जो रिलेशन दिया है इसको हमने अपने अनुभव से निकाला है, प्रैक्टिस कर करके देखा। हमने कोई हमारे पास आंकड़े हैं, उनका हमने मोड निकाला, मीडियन निकाला और मीन निकाला, और उनको चेक किया कौन किसके बराबर है, और जैसे चेक कर करके हमने ये रिलेशन निकाला है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है मोड किसके बराबर है? 3 मीडियन -2 मीन के बराबर है। यानी कि जो बहुलक जो बार बार आता है वो है दैट इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यक। हाँ। ये असल में गुणा है, इसके साथ गुणा है, और 2 गुणा माध्य। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, वो एज हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, हाइट हो सकती है, मोटाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आपको सबसे पहले सबका मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, फिर मोड निकालना है, और इस फॉर्मूले में रख देना है। और जब रखोगे तो पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड का बहुलक जो है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इस फॉर्मूले के इक्वल ही आती है। एक काम करते हैं, हम है ना कुछ डेटा लेते हैं और उस डेटा से हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और मोड निकालेंगे, और देखते हैं कि ये अनुभव से प्राप्त किया ये फार्मूला सही है कि नहीं है। तो चलो लिखते हैं फिर। डेटा मैं लिखता हूँ। ठीक है। डेटा मैं लेता हूँ, एक बच्चे ने मान लिया लंच कर रहे हैं बच्चे, और सब जने जो हैं वो लंच में खा रहे हैं रसगुल्ले। किसने कितने रसगुल्ले खाए ये देखते हैं। क्या बात है। पहले बच्चे ने 2 रसगुल्ले खाए। ठीक है। दूसरे बच्चे ने 6 रसगुल्ले खाए। तीसरे बच्चे ने 4 रसगुल्ले खाए। एक ने फिर से 6 खाए, एक ने 5 खा लिए, एक ने 7 खा लिए, एक ने 12 रसगुल्ले खाने वाला बच्चा 12 भी खा लिए। वही तगड़ा बच्चा था वो। अब ये डेटा मेरे सामने है, रसगुल्ले खाने का डेटा। 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों ने अपने अपने लेवल पे रसगुल्ले खाए। ये बिल्कुल थका हुआ और मरा हुआ बच्चा है, 2 ही रसगुल्ले खा पाया। ये बिल्कुल महाबली भीम जैसा बच्चा है, 12 रसगुल्ले खाए। अब आप बताइए मीन, मीडियन और मोड, और फिर हम देखेंगे ये सही आता है कि नहीं आता। तो चलो निकाल के देखते हैं। 3 पार्ट्स में हम बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे मीन। इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में भी बोल देता हूँ आपके लिए, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग, तो योग के लिए मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। 2 और 6 10, 10 और 4 2 और 6 8, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 और 12 42, यानी कि 42। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 6 7 6 जा 42, यानी कि पहला पार्ट आ गया मीन, दैट इज 6। अब हम निकालते हैं इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें याद है कि हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इस डाटा को हम लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आ गया 2 एक ही बार है, उसके बाद 4, उसके बाद 6 5, उसके बाद 6 फिर से 6 और 7 और
12। तो जब हमारे पास ऑड नंबर की संख्याएं है, ये टोटल डाटा 7 ऑब्जर्वेशंस है ये। अब हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है और 7 का फॉर्मूला हमें पता है n+1/2 2th टर्म, यानी कि संख्या टर्म आएगी निकल के, वो टर्म आएगी, टर्म हमें यहाँ से देखनी है, फिर ढूंढनी है। और वैसे हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब ऑड नंबर है, 3 संख्या इधर से छोड़ी, 3 इधर से छोड़ी, हमें पता तो है 6 निकल के आएगा, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू भी कर लेते हैं। तो n है हमारे पास 7+1/2, 7+1 हो गया 8/2, 4th टर्म निकल के आ गई। और 4th टर्म का मतलब है 4 टर्म काउंट करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमारा मीडियन आ जाएगा 6। मीन भी 6 आ गया और मीडियन भी 6 आ गया इसका। तो चलो आखिरी निकाल लेते हैं मोड। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में ये रख के देखते हैं मोड कितना आएगा, और फिर देखेंगे, हम मोड चेक करेंगे आता है कि नहीं आता। तो मैं यहाँ रखता हूँ 3 मीडियन -2 मीन। मीडियन का कैपिटल M कर दिया और मीडियन का मैंने छोटा स्मॉल m कर दिया। तो 3 × मीडियन, मीडियन है 6 और 2 × मीन भी 6। तो दिस इज 18 - 12 दैट इज 6। अरे यहाँ तो यहाँ देखें, ये तो एक कमाल का ऑब्जर्वेशन हो गया रसगुल्ले खाने वाले लोगों के साथ। मीन, मीडियन, मोड तीनों ही 6 आने चाहिए। अब ये देखना है कि जो ये 6 इस फॉर्मूले से आया है, अनुभव पर आधारित फॉर्मूले से जो आया है, वो वहाँ पर हमारे मोड वाले फॉर्मूले से आता है कि नहीं आता, वो देखते हैं। तो पहले डाटा दोबारा लिख लेते हैं। 2, 6, 4, 6, 5, 7 और 12। और मोड हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। और यहाँ से पता चल रहा है कि हमने 2 बार 6 लिखा था। 6 सबसे ज्यादा बार। 6 कितनी बार रिपीट हो रही है वो मोड नहीं है, दोबारा से मैं बता दूं। कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, सिर्फ वो संख्या, यानी कि मोड हमारा है 6 मोड। ये तो चमत्कार हो गया। इसका 6 आने का मतलब है यहाँ से वेरीफाई हो गया कि 6 आया है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने रसगुल्ले खाए वो इस तरह से खाए कि मीडियन, मोड भी सेम आ जाए और फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। और ऐसे फॉर्मूले जनरली जो बड़ा डाटा रहता है ना, उसमें काम आते हैं। कई बार क्या होता है, हम तुक्के से फॉर्मूले में कोई डेटा रख दें तो हो सकता है वहाँ पर ये वेरीफाई ना हो। हाँ, बड़े डाटा में ज्यादा करके ये काम आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी कि किसी चीज के होने की संभावना है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता और इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं संभावनाएं। हिंदी में बोलता हूँ पहले। एक संभावित घटना के घटित होने का माप, उसको हम प्रायिकता कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, संभावित घटना के घटित होने का माप। अब जैसे इस कमरे में मैं खड़ा हूँ और मैं ये बात करता हूँ, क्या लाइट जाएगी? संभावना जा भी सकती है, नहीं भी सकती है, नहीं भी। तो देखो, संभावना मैं पूछ रहा हूँ लाइट जाने की, तो इसमें है नंबर ऑफ वे ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। आपको फॉर्मूला भी समझाता हूँ। यहाँ पर क्या संभावना हो सकती है? पहली संभावना लाइट चली जाए, दूसरी संभावना लाइट नहीं जाए। तो 2 संभावना यहाँ पर हो गई। तो ये जो कुल परिणाम है वो तो है 2, क्योंकि 2 ही संभावना है। अब मैं पूछ किसका रहा हूँ? लाइट जाने की। तो इनमें से एक लाइट जाना है, एक नहीं जाना। तो इन दोनों में से अनुकूल कौन सा है? जाना। और ये कितने हैं? 1। तो ऊपर है 1। इस तरह से हम नापते हैं इन चीज़ों को। इसमें लिखा है ना, एक संभावित घटना के घटित होने का माप। मेजर कैसे करें? कोई स्केल थोड़ी होता है कि वह लाइट जाने को मेजर कर लूँगा, ऐसे मेजर होता है। तो अब ये क्या निकला है, इस कमरे में इस समय लाइट जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज़ 1/2। अब देखिए मेजरमेंट हो गया। अब 1/2 सीधे बोल दूँ, बताओ 1/2 क्या है? कोई नहीं समझ सकता कि मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। संभावनाओं को भी नापा जा सकता है। मेरे यहाँ खड़े खड़े सो जाने की संभावना, देखो ये भी एक सवाल हुआ। संभावना क्या है? क्या मैं खड़े खड़े सोऊंगा? शायद सो जाऊँ, शायद नहीं सोऊं। तो 2 संभावनाओं में से एक है सोने की संभावना। आंसर फिर से 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो 2 पार्ट की चीज़ें, तो ज़्यादातर जगह 1/2 उसका आंसर। जैसे कि ज़्यादा करके बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं, तो उसमें देखते होंगे ना कि अब
विराट कोहली चौका मारेगा या छक्का मारेगा? हाँ, अब देखो इसी सवाल की बात करते हैं, चौका मारेगा या छक्का मारेगा। मैं इस सवाल को भी सॉल्व करता हूँ। चौके को मैं 4 से लिख देता हूँ, छक्का से ये 6 लिख देता हूँ। पहले देखो विराट कोहली के पास बॉल पहुंची और उसने उसको बॉल को मारा, क्या क्या हो सकता है? पहली बात, वो आउट हो सकता है, आउट हो सकता है, 1 रन बना सकता है, 2 रन बना सकता है, 3 रन बना सकता है, 4 रन बना सकता है, 5 रन नहीं बनते हैं, और 6 रन बना सकता है। ठीक है, ये 6 संख्या। और क्या हो सकता है? वाइड बॉल, 0 रन बना सकता है, 7वीं चीज 0 रन बना सकता है। और क्या हो सकता है? वाइड बॉल, वाइड बॉल हो जाए, 8वीं चीज। नो बॉल हो जाए, 9वीं चीज। नो बॉल पहले ले ली थी, नहीं ली। और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? सोच के देखते हैं। बारिश आ सकती है, मैच बारिश हो सकती है, मैच ही ना हो, ठीक है ना। हो जाए। पर अब चूंकि बॉल तो आई है तो हम मान के चलते हैं कि 9 ऐसी संख्याएं, चीजें मिल गई जो परिस्थितियां हो सकती हैं। तो कुल परिणामों की संख्या जो यहाँ लिखूंगा ये तो हो जाएगा 9। अब सवाल क्या था? चौका या छक्का मारेगा। तो इन 9 में से चौके छक्के के तो 2 ही पॉइंट थे ना, 2 पॉइंट चौका या छक्का। तो 2 चीजें बची जो चौके के छक्के की हैं। तो ये 2 ऐसी जगह हैं जो अनुकूल हैं हमारे। अनुकूल का मतलब है जो हो सकते हैं। तो प्रायिकता विराट कोहली के चौका या छक्का मारने की प्रायिकता हो जाएगी 2/9। इस तरह से हम संभावनाओं को नापते हैं। तो है बड़ा मजेदार, पर आप देखो इसमें गिनना बहुत पड़ता है कि विराट कोहली को भी नहीं पता होगा। जैसे कि वो वाला भी सर एग्जांपल दे सकते हैं इन्हें, जैसे ताश के पत्ते 52 होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या संभावना है कि जब हम पत्ते निकाले उसमें से इक्का निकले? बिल्कुल सही बात है। ताश के 52 पत्ते, अब जो बच्चे पत्ते नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। ताश के जो 52 पत्ते होते हैं वो 4 अलग अलग सेट में बटे हुए रहते हैं। हाँ। उन सेट का जो नाम होता है वो होता है हुक्म, पान, ईंट और चिड़ी। ठीक है, इनको इंग्लिश में भी इनके नाम होते हैं, मुझे ये अच्छे से पता नहीं है। तो यहाँ पे 4 तरह के पत्ते होते हैं। यहाँ से होता है 1 से लेकर 13 तक पत्ते। मान लिया ये हुक्म के हैं, फिर 1 से लेकर 13 तक ये पान के हैं, 1 से लेकर 13 तक ये ईंट के हैं, और इसी तरह से 1 से लेकर 13 तक चिड़ी। तो इसलिए 13 13 13 13 13 4 जा 52। अब इसमें से मैम ने पूछा इक्का आने की। इक्का मतलब एक। तो ये 4 पत्ते हैं जो इक्का है। अब देखो, अगर 52 पत्तों की गड्डी में से पत्ता खींचना हो तो कितनी तरह से खींच सकते हैं? 52 तरीके से पत्ता खींचा जा सकता है। तो ये नीचे लिखा है जो परिणामों की संख्या, नीचे वाला जो लिखा है ये तो हो जाएगा 52। और ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे इक्का कब आएगा? ये 4 बार ऐसे होगा जब इक्का आएगा, तब कहेंगे हुर्रे इक्का आ गया। तो ये हो जाएगा 4/52। सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1/13। तो इस तरह से हम 1/13 जो है इट विल बी द प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो मैम ने जो सवाल पूछा वो सवाल ये था कि ताश की पत्ती में से इक्का कैसे निकालें और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, सॉल्व करके 1/13। तो अच्छा एग्जाम्पल था ये ताश के पत्तों वाला। अरे बड़े गजब गजब इसमें एग्जाम्पल है। बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत। और अभी आने वाली क्लासों में तो और अच्छे से ये टॉपिक आएगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 7th क्लास के बच्चों को भी ये पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी संभावना के होने का क्या प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें है ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं छोटे छोटे, जबकि हमने तो बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब देखते हैं इनको। तो सबसे पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। जब भी हमने अभी जो हमने बात की विराट कोहली वाले केस में हमने देखा चौका छक्का मारने के लिए 2/9 आंसर आया था। 9 तरह की बॉल थी और 2 तरह का चौका छक्का था। इक्का निकालने के लिए था 1/13 था, और एक था लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, दैट इज 1/2 था। मैं यहाँ खड़े खड़े सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, दैट वाज आल्सो 1/2। आप सभी देखिए सब कुछ जो है उसमें न्यूमरेटर यानी जो अंश है वो छोटा है, डिनोमिनेटर वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कोई घटना होगी ही होगी, ऐसा अगर होगा तो ये बहुत बड़ा होगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि सब देखो 1 से छोटे हैं। और बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए, मान लिया कोई घटनाएं हैं 5 हैं
और हम कहें कि पांचों की पांचों बार हो गया, भाई वही है जहाँ सबसे ज्यादा प्रायिकता 1 है उसकी तो 5/5 1, और एक बार भी नहीं होगा तो 0.5 0। यही लिखा है 0 और 1, किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होती है, या तो वो होगी पूरी तरह से या नहीं होगी, तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ये हमने एग्जाम्पल से जाना भी है। अगला है when an event is certain to happen, its probability is 1। ये वही बात है जो अभी मैंने बोली, बताई सर ने। कोई अगर घटना सर्टेन का मतलब है 100% होनी है। विराट कोहली को छक्का मारना ही मारना है अगर, तो 9 की 9 बॉल पे छक्का मार दे, वही तो है 100%। तो 9 बॉल है और 9 पे छक्का, तो कितना हो जाएगा 1। तो सर्टेनिटी कब होगी, जब एक भी बॉल नहीं छूटेगी। भाई विराट कोहली है, वो तो मार ही सकते हैं तो सर्टेन जब होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 1 हो जाएगी। जैसे हिंदी में भी लिखा है निश्चित रूप से घटित होने वाली है, मतलब निश्चित का 100%, एक भी बॉल पर वो मिस ना हो। अगला देखते हैं, when an event is impossible, its probability is 0, मतलब impossible, बिल्कुल भी नहीं हो सकती कोई चीज। 9 की 9 बॉल पर एक में भी टच भी ना कर पाए, तो जैसे कि सर वाला एग्जांपल कि सर बिल्कुल भी अभी नहीं सो सकते, मैं तो वो भी 0। मैं तो रात को भी नहीं सोता तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो जब बिल्कुल नहीं होगी तो जितनी संभावना होगी उसमें से एक बार भी अनुकूल परिस्थिति नहीं आएगी, तब वो 0 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, तो देखते हैं ये क्या क्या है। ये इसी से जुड़ी हुई हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज मल्टीप्लाइड बाय ए, द मीन इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय ए। मीन मीडियन मोड से जुड़ी हुई है ये। हिंदी पहले इसकी पढ़ते हैं। अगर सभी प्रेक्षणों को ए से गुणा कर दिया जाए तो उसका माध्य भी ए से गुणा हो जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। 2 + 3 + 4, 3 ऑब्जर्वेशन है, 2 3 4। मैंने बताया ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकते हैं। मान लिया ये वो एग्जाम्पल हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया और मैंने सबको चॉकलेट बांटी, तो जो सबसे अच्छा बच्चा था उसको 4 चॉकलेट दी, सबसे खराब बच्चा था, खराब का मतलब है सब में तो अच्छा ही है, पर जो तीसरे नंबर पे आया था उसको 2 दी और बीच वाले को 3 चॉकलेट मैंने बांट दी। तो ये डेटा हो गया। अगर इसका मीन निकालना है तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा। देखते हैं, 3 और 2 5 और 4 9, और 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। ये मैंने हल्का एग्जाम्पल लिया है जिससे डिवीजन और सब आसान हो जाए। अब इसमें लिखा जाता है हर एक प्रेक्षण को ए से गुणा कर दिया जाए। सबको ए से गुणा करता हूँ, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 दैट इज 4, 2 2 4 आ जाएगा, 3 × 2 6 हो गया, और 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी आंसर आना चाहिए 6। चेक करते हैं वहाँ से। ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करना है। कभी आप नीचे भी इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, हर ऑब्जर्वेशन को करना है, ना कि टोटल नंबर को। तो इसको करके देखते हैं। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18/3, तो ये हो गया 3 6 18। तो देखो यहाँ भी सर ने आंसर निकाल दिया था 6। यानी कहने का मतलब है हमारे पास ऐसा सवाल आएगा, मान लिया मैंने सब बच्चों को पैसे दे दिए, किसी को 50 रुपये, किसी को 60 रुपये, किसी को 70 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 500 रुपये। अब देखिए मैं हर एग्जाम्पल को बदल रहा हूँ, कहीं एज, कहीं चॉकलेट, कभी केले, कभी रुपये, क्योंकि ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आएंगे। अगर मैंने सबको जितने पैसे दिए हैं उन सबको डबल कर दिया, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनके मीन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं। दोबारा मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला बढ़ते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज डिवाइडेड बाय ए, देखो अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड करते हैं, द मीन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर लिखा है कि अभी सभी प्रेक्षणों को ए से भाग दे दिया जाए तो उसका जो माध्य आया है उसको भी डायरेक्ट ए से भाग दे के हम सही आंसर निकाल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए, थोड़ा खुद भी तो कर लो। हाँ, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसमें आप डिवाइड कर दोगे ऊपर जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है उनको, इसको मत कर देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं, यूं ही गलती नहीं करते हैं। अगला टॉपिक है, अगली टिप है, इफ ए इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। अब इस बार देखो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट पे आ गए हैं।
द न्यू मीन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग a फ्रॉम द ओल्ड मीन। हिंदी में लिखा है मीन निकालने वाले केस में अभी तक मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, सभी ऑब्जर्वेशन में से ए को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसके मीन में से भी ए को जोड़ने या घटाने पर नया मीन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल था हमारा 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 करके मैंने इसका मीन निकाला था, दैट इज 9/3 से 3 आ गया था। अब मैं क्या करता हूँ, सभी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ या कुछ ऐड कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट वाला बता देते हैं। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा और इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके ये बन गया 0, 3 में से 2 बना 1 और 4 में से 2 बना 2 और अपॉन में डिवाइडेड बाय 3। 1 मिनट, अब ये जो 2 सब्ट्रैक्ट यहाँ किया है, अब नया मीन निकालने के लिए मुझे वापस से मीन नहीं निकालना। अगर मैं यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मीन आ जाना चाहिए 1। अब चेक करके देखते हैं कि वहाँ 1 आ रहा है कि नहीं। 0 + 1 + 2 3 3/3 दैट इज 1। आया सही आंसर। तो इस तरह से देखिए पूरे मीन में कुछ झंझट कर दिया है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, वही झंझट आंसर में भी कर दो तो आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट टिप है द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स की बात आ गई। अब सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या 2 की पावर n है, जहां n सिक्कों की संख्या है। इस बात को समझते हैं। मान लिया n = 1, इसका मतलब कितने सिक्के? एक सिक्का, क्योंकि n तो सिक्कों की संख्या है तो एक सिक्का हमने ले लिया। अब एक सिक्का उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? तो परिणाम यहाँ पर 2 तरह के परिणाम आते हैं। एक परिणाम होता है हेड और दूसरा परिणाम होता है टेल। तो देखिए 2 परिणाम आ गए। तो अगर एक सिक्का है, परिणाम है 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 दैट इज 2। बात मैच कर गई, एक सिक्के पर मैच कर गई। अब एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं अगर सिक्का एक की जगह 2 सिक्के हों तो क्या होगा? तो n = 2 यानी कि 2 सिक्के। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, मान के चलते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको इरेज कर दीजिए सर, इसको इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये तो है पहला कॉइन और ये है दूसरा कॉइन। 2 कॉइन ले लिए मैंने। मान लिया पहले कॉइन पे आता है हेड, तो दूसरे कॉइन पे क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। यानी कि हेड आने पर हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। इसी तरह से अगर पहले कॉइन पर टेल आया तब क्या हो सकता है? तो पहले कॉइन पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो कितनी टोटल संभावनाएं हो सकती हैं? पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, 4 अलग अलग केस आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल रिजल्ट आ सकते हैं वो हो सकते हैं 4। फॉर्मूले से मैच करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। देखते हैं 2 की पावर n, तो 2n है यहाँ पर 2, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के हैं 2 और 2 की पावर 2 होते हैं 4। देखिए मैच कर गया। हमने जो काउंटिंग करी वो और फॉर्मूले से वो। अब आप समझ सकते हो कि ये काउंटिंग आसान नहीं है। सोचो ये तो 2 सिक्के पे थी, अगर 6 सिक्के उछाल दें उसी समय हमें बेहोशी आने लग जाएगी, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे 6 सिक्कों में क्या हो रहा है। एक में हेड, फिर उसमें हेड टेल, सेकंड सिक्के में, फिर ऐसे ही थर्ड में। जैसे अभी सर ने 2 सिक्कों का करा, ऐसे ही आप 6 सिक्कों का करोगे। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ से सिक्के वाले केस में 2 की पावर n से आप पता लगा सकते हो कितने तरह की घटनाएं यहाँ पर होंगी। अगले आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6 की पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ डाइस। पासे के उछालने पर, पासा पता है क्या होता है? जो लूडो खेलते हैं, जो लूडो में खेलते हैं, या महाभारत में जो शकुनी मामा यूँ करते थे ना, भांजे 3, वो वाला पासा जो होता है, उस पे परिणामों की संख्या कितनी होती है? देखिए पासा जो होता है वो ऐसा बना हुआ होता है, 6 फेस होते हैं इस तरह का एक तरफ। इस तरह से देखिए टोटल फेजेस हमारे सामने होती हैं। 4 साइड तो ये हो गई, ये कमरे की तरह है, जैसे ये हमारा कमरा है। 4 साइड, ये छत, ये फर्श, ये लेफ्ट की दीवार और ये राइट की दीवार। और 2 कौन सी बची? एक इसके पीछे की और एक इसके आगे की। तो डायग्राम में शायद अच्छे से समझ में नहीं आएगा,
पर जब डस्टर जो होता है मिटाने वाला होता है वो पेंसिल बॉक्स, डस्टर, लंच बॉक्स, ये सब एग्जाम्पल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ये लेके देख सकते हैं। देखो ये है एक पासे की शेप का है, वैसे ये क्यूबॉइड है लेकिन फेसेस इसमें भी 6 होते हैं। एक ये ऊपर का 1, नीचे का 2, 3, 4, एक सामने का 5 और एक पीछे का 6। तो ये 6 फेस होते हैं इसमें। अब 6 पे 6 नंबर लिखे रहते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब एक बार जब पासा फेंकेंगे तो 6 नंबर में से कोई सा आएगा, तो जो टोटल रिजल्ट आ सकते हैं, कुल कितने आ सकते हैं, वो हो जाएंगे 6। एक पासे के लिए किया ना, यानी कि n = 1 के लिए 6 रिजल्ट। फॉर्मूला से देखें तो 6 की पावर 1 लिख के हम 6 लिख सकते हैं। अगर 2 पासे होते तो 6 की पावर 2 36 रिजल्ट। क्या आप सोच सकते हो 36 कैसे आएंगे? पूरा करना पड़ेगा वो, तो 6 पासे का कैसे आएगा? थोड़ा सा अंदाजा बता सकता हूँ। मान लिया ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। यहाँ ठीक, पहले पासे में मान लिया 1 आया, तो दूसरे में क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 चीज़ें दूसरे में आ सकती है। तो ये तो 6 घटना है, तो ये हो गई। यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि जब जब यहाँ पर एक बदलेंगे तो 6 संख्याएं वहाँ आ सकती है। तो यानी कि ये एक घटना, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, इसी तरह से हमारे पास 6 बार ये घटना आ जाएंगी और टोटल 36 घटनाएं यानी 36 हो जाएंगी। ये तो 2 पासे के लिए। अगर पासे आ गए कि 10 पासे हैं फिर तो 10 पासे, उसी समय हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, सोच नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। हाँ। तो ये था हमारे पासे के लिए। तो ये इसलिए बताई, ये टिप इसलिए बताई क्योंकि बिना टिप के तो तोते उड़ जाते हैं हमारे। और लास्ट टिप है एक हमारी सामने ही लिखी दिख रही है हमें, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज। तो पहले हम इसकी हिंदी देखते हैं। पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या का मतलब है गिनती। 1, 2, 3, 4। अगर हमसे कहा जाए जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का टोटल बताओ, तो मुझे तो याद है 55 होता है ना। लेकिन अगर 1 से लेकर 10 तक का जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 ऐसे करके। बहुत लंबा पार्ट है। ये बता रखा है कि किस तरह से आप इसको शॉर्टकट में निकाल सकते हो। अब जैसे लेकर 1 से लेकर 10 तक की बात करता हूँ मैं, तो n क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। 1 से 10 तक का मतलब है n की वैल्यू 10 हो गई। तो उस हिसाब से देखते हैं, n की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 10 + 1/2। तो ये क्या निकलेगा? 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं का योग निकलेगा। उसका शॉर्टकट है। जोड़ तो ऐसे भी सकते हैं पर 15 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 10 + 1 11/2। 2 से ये काटे, 2 पंजे 10, 11 × 5 55। मुझे सही याद था 55। तो इस तरह से 1 से लेकर 100 तक की करनी हो तो क्या करेंगे? 1 से लेकर 200 तक की करनी हो क्या करेंगे? कुछ नहीं, n की वैल्यू 200 यहाँ रखो और सॉल्व कर दो। तो इससे हमें टोटल पता लग जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक टिप है छोटी सी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ये टोटल निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक जो डाटा हैंडलिंग, जो मीन मीडियन मोड से शुरू हुआ था, जिसको एम्पेरिकल रिलेशनशिप से हमने समझा भी था और आखिरी में प्रोबेबिलिटी पे ख़त्म हुआ, ये आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर और अच्छे से कर पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अलविदा।